नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अनुराग और हमारे शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों से जुड़ा हुआ जो निवेश होता है, बच्चों के लिए जो आप निवेश करते हैं, उनमें कौन से बेहतर विकल्प है, इसी पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे दो खास मेहमान, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, और अनंत लड्डा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अनंत लड्डा जी से ही कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। अनंत जी, जब बच्चों के निवेश की बात होती है तो आपके मुताबिक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? निवेश में रिटर्न पे फोकस होना चाहिए या फिर रिस्क पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हमेशा ये वन ऑफ द फेवरेट शोज है जहाँ पे हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं। सर, सबसे पहले तो बच्चों के लिए आप निवेश करने का प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल जर्नी एज मतलब बोर्न होते ही आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा सर, स्टार्ट करते वक्त रिटर्न्स की बात हम करेंगे, हम लोग रिस्क की बात करेंगे, बट सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते करते उनके लिए इंश्योरेंस के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। इंश्योरेंस सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम बच्चों के लिए ले लेते हैं। इंश्योरेंस सिर्फ आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई पर्सन, आप उनसे इमोशनली बहुत अटैच है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर उनके ऊपर मनी वाइज इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप उनसे उनके ऊपर मनी के लिए डिपेंडेंट नहीं है, तो अननेसेसरी उनके लिए इंश्योरेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बच्चे के पैदा होते ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मनी बैक पॉलिसीज, मनी गारंटीड पॉलिसीज और ये सारी पॉलिसीज चिपका दी जाती है। मुझे अभी भी याद है, मेरे दादाजी ने मेरे पैदा होते ही कुछ 150 रुपए देने स्टार्ट करे थे। एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका मुझे अभी पिछले 3-4 महीने पहले कुछ 20,000 रुपए मिला है, जिसका मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं पा रहा, इतने भारी कीमत मुझे मिली है। और उस समय जब वो दिया करते थे 150-200 रुपए, उनको बड़ा दुख होता था कि यार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, एक बड़ा निवेश हमारे बच्चे के काम आएगा। तो अननेसेसरी इंश्योरेंस मत लीजिएगा। जब आप बच्चों के लिए निवेश की बात कर रहे हैं, यूजुअली आपका गोल होता है उनकी एजुकेशन या फिर उनकी मैरिज, यानी कि आपके पास कम से कम 15 से 20 साल तो मिनिमम है ही सही। जब आपके पास इतना लंबा समय है, तो रिस्क इक्विटी एज एन एसेट क्लास, गोल्ड एज एन एसेट क्लास, सिल्वर एज एन एसेट क्लास में बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है। अगर आपके पास टाइम छोटा है तो आपके लिए इक्विटी बहुत रिस्की है, सिल्वर गोल्ड बहुत रिस्की है। बट अगर आपके लिए टाइम बहुत बड़ा है, तो किसी भी ऐसी एसेट क्लास में पैसा रखना जहां पे आपका इक्विवेलेंट टू मनी, इक्विवेलेंट टू कैश हो रहा है, चाहे वो एफडी हो गई, चाहे वो नॉर्मल आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा हो गया, चाहे वो किड्स अकाउंट हो गया, वो आपके लिए रिस्की हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी रिस्की है, लॉन्ग टर्म में कैश और एफडी रिस्की है। तो क्योंकि आपके पास 15 से 20 साल का इजी टाइम है, इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर इज द एसेट क्लास जहां पे आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली एसेट एलोकेट करते हुए निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, माइंडसेट के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन सर, जिसमें अगर हम देखें, जिस तरह से कहा जाता है कि लड़की का अगर परिवार में जन्म होता है तो हर किसी का होता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट तो खुलवा दीजिए, तो आपके मुताबिक वो कितना बेहतर है? और अगर लड़की का जन्म नहीं हुआ है और लड़के का जन्म हुआ है, तो कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इजीली सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये लड़के के लिए निवेश शुरू कर दीजिए? देखिए, सबसे पहले तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको उनके लिए एक इक्विटी की एसआईपी जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं दो एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, एक उनकी एजुकेशन के लिए, दूसरी उनकी मैरिज के लिए। जब आप 15-20 साल 25 साल पहले स्टार्ट करेंगे तो बहुत छोटा सा मामूली 2-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए की एसआईपी में आप एक बड़ा कॉर्पस उनके लिए इकट्ठा कर पाएंगे, जो सफिशियंट होता है। जैसे 20 साल में अगर 5 हजार रुपए की एसआईपी होती है और एक्सपेक्टेड 12% का भी रिटर्न है, तो रफली 1.25 करोड़ के आसपास का आप कॉर्पस उनके लिए इकट्ठा कर सकते हो, जो एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। इवन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस रहेगा। तो एक एसआईपी स्टार्ट करिए। अगर आपको किसी की एडवाइस नहीं लेनी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना, किसी एडवाइजर के पास नहीं जाना, और खुद ही स्टार्ट करना है, और आप खुद नो नथिंग इन्वेस्टर हो, तो आप एक सीधा इंडेक्स फंड की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे वो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड हो, चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो, चाहे निफ्टी 500 इंडेक्स फंड हो, डिपेंडिंग कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप इंडेक्स की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं या तो मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मुझे पता है म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन, या फिर मैं किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकता हूं, तो उस सिचुएशन में आप प्रॉपर एक अच्छा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हो। जैसे से आपका टाइम होराइजन बढ़ता जा रहा है, जैसे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, इवेंचुअली आप इवन स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज टाइम होराइजन आपके फेवर में है। स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा, पिछले 1.5 साल से नेगेटिव है, बट जब आप वही 10 साल, 15 साल, 20 साल में कंपाउंड करते हो, तो आपका पैसा एक अच्छी रेट से ग्रो कर सकता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट अगर अलाउ करती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है वॉलेटिलिटी का, तो आप इवन स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। सुकन्या समृद्धि स्कीम देखिए, गवर्नमेंट की बहुत कम स्कीम होती है जो थोड़ी सी ठीक होती है, क्योंकि ये
उन्हीं स्कीम्स में से एक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम कर दीजिए। तो कोई गलती नहीं है, अच्छी स्कीम है, सरकार की वन ऑफ दी बेटर स्कीम्स में से एक है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम रखना चाहिए। पर इवन अगर आप वहां पे निवेश नहीं कर पा रहे बिकॉज बॉय चाइल्ड है, तो हमेशा एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड या फिर नो नथिंग इन्वेस्टर हो तो एक इंडेक्स फंड की एसआईपी जरूर स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, इंडेक्स फंड की एसआईपी पे सोच सकते हैं। आखिरी सवाल होगा मेरा आनंद जी आपसे, आपको एक दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना है। एनपीएस वात्सल्य, क्या बच्चे के जन्म के बाद उसमें निवेश करना सही है? क्योंकि सरकार के द्वारा अब एनपीएस वात्सल्य का भी विकल्प दिया गया है और जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है। सर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनपीएस वात्सल्य एक अच्छी स्कीम है, नो डाउट एक इक्विटी मार्केट लिंक स्कीम है, बट वहां पे लॉक इन ऑप्शन आ जाता है। और हमारे पास अगर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ है अवेलेबल, तो वो एक कंपेरेटिवली बेटर ऑप्शन रहता है। बट अगर किसी का मन बन ही गया है कि नहीं, मेरे को सरकार की ही कुछ एनपीएस एनपीएस टाइप की स्कीम पे करना है, तो हाँ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। बट मेरे हिसाब से उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास मार्केट में काफी अवेलेबल है, जो एक बेटर चॉइस, बेटर फ्लेवर, बेटर डाइवर्सिफिकेशन और बेटर ऑप्शंस हमारे सामने लेके आते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, आज हमें वक्त देने के लिए। आपको दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना है, तो अब मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आपने बच्चों के निवेश से जुड़े हुए जो विकल्प है वो हमारे दर्शकों को बताए। थैंक यू सो मच। अब अब हमारे साथ पंकज मटपाल जी जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट और एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। और जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों के लिए बेहतर विकल्प, मैं मान के चलता हूं कि ये भी आपके दिल के करीब होगा। और आपके मुताबिक बच्चों के लिए निवेश करना शुरुआती दौर में कितना जरूरी है और कौन कौन से विकल्प आपको बेहतर लगते हैं? अनुराग जी नमस्कार। अ, देखिए अभी चर्चा जो चल रही थी मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के लिए अगर आपको उनके गोल अचीव करने के हिसाब से निवेश करना है, तो सिर्फ सेफ्टी ये देखकर कि सेफ्टी है एफडी कर ली, या जैसे आपने अभी बात की सुकन्या समृद्धि योजना की, इन प्रोडक्ट्स पर जो रिटर्न्स मिलते हैं उससे लॉन्ग टर्म में जितने पैसे की आपको जरूरत पड़ने वाली है उतना इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो यदि हम बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के आज से 10-15 साल के बाद, या हम बात करें उनकी शादी की आज से 20-25 साल के बाद, तो यदि आप ये मानकर चलिए कि आपको यदि 1 करोड़ की जरूरत है आज उनकी पढ़ाई के लिए, तो 20 साल के बाद वो 1 करोड़ से काम नहीं चलने वाला है, या 15 साल के बाद 1 करोड़ से काम नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए अगर मैं मान के चलूं कि 6% की महंगाई दर हो, तो इसका मतलब करीब 9 साल में आपका जो कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 15 साल की, तो 3 गुना पकड़ लीजिए आप, है ना? तो 3 गुना करीब करीब, मतलब आज चाहिए 1 करोड़ तो आपको लगेगा 3 करोड़। इतना पैसे इकट्ठा करना हो तो इस तरह के विकल्प जो होते हैं जहां पर गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, उसके बदौलत शायद वो मुमकिन ना हो पाए। अब हम बात करते हैं फिर कौन से विकल्प में, तो अक्सर बात की जाती है एसआईपी की, म्यूचुअल फंड में और इक्विटी फंड्स में आप एसआईपी कीजिए। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि रिस्क है। रिस्क क्या है? ये सिर्फ उतार चढ़ाव का रिस्क है। अगर आप बात कर रहे हो 10-15-20 साल की, तो यहाँ पर रिस्क वो खत्म हो जाता है। यदि आप डिसिप्लिन वे में और निवेश करते रहे लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी। और ये जो जोखिम है ऊपर नीचे, देखिए एफडी में पैसा ऊपर नीचे नहीं होता है, बट लास्ट में पैसा बनेगा ही नहीं उतना जितना आपको चाहिए, तो वो बड़ा जोखिम है। तो यहाँ पे ये है कि बीच में आपकी जर्नी है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी उस वक्त आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध होगा। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अपने समय के अनुसार, जो कि सहने की क्षमता के अनुसार आप अपने लिए फंड चुनिए, बच्चों के लिए फंड चुनिए, उनमें एसआईपी कीजिए। बिल्कुल। तो पंकज जी, क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई अब बच्चों, आपने जो हॉरिजन बताया कि पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी 10-15-20 साल बाद, शादी की जरूरत पड़ेगी 20-25 साल बाद, तो अगर जब बच्चे का जन्म हो रहा है और तब अगर हम एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे बेहतर है। मिड कैप स्मॉल कैप में आप निवेश करिए, उतार चढ़ाव भी होगा लेकिन 20 साल बाद रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। देखिए ये आपने सही चुना कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कोई शक नहीं है कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप की परफॉर्मेंस को और परफॉर्म कर सके। मतलब कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप की रिटर्न्स मिड कैप से बेटर होंगे,
मिड कैप के लार्ज कैप से भी बेटर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें पोटेंशियल है। लेकिन स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब होता क्या है, देखिए, इमोशंस हैं, कोई भी इन्वेस्टर है, हमने देखा नहीं कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है। ये ठीक है, हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म कर सकता है लार्ज कैप के मुकाबले। पर कहीं ना कहीं अगर आप बहुत मैच्योर इन्वेस्टर नहीं हैं, जिन्होंने डिफरेंट साइकिल देखी हो, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2002 भी देखा है ना, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे 8 में, वो भी देखा, या डॉट कॉम बबल था 2002 में, वो भी देखा, या 2020 की बात करें वो भी देखा, 2004 में मार्केट में शार्प करेक्शन एक दिन में 20% डबल सर्किट, वो भी देखा। तो ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा हो चुका है, वो स्मॉल कैप में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं, स्मॉल कैप ना सही, बट कम से कम लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से भी शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा। बट जैसा आपने कहा, यदि लॉन्ग टर्म में सच में डिसिप्लिन है, स्मॉल कैप में पोटेंशियल तो रहता है कि उसके रिटर्न्स लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी की जा सकती है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों के लिए देश के जाने माने जानकार पंकज मटपाल जी की राय है कि अगर आप शुरुआती, जब बच्चे का जन्म हो रहा है और आपको 20 साल 25 साल तक का निवेश की प्लानिंग करनी है, तो स्मॉल कैप भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पंकज जी, हमने देखा है कि हमारे घर परिवार में जो अभिकर्ता होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है बच्चे के जन्म के बाद कि आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी भी ले लीजिए, चाइल्ड पॉलिसी भी ले लीजिए। तो क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है या उसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए? कम से कम बच्चे से जुड़ा हुआ निवेश है, उसमें तो इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अ, कोई भी एजेंट यदि आपको कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल कर रहा है तो उसका मकसद क्या है? मतलब उसको अपने फायदे के लिए बेचनी है, वो एक मकसद हो सकता है, वो अलग बात है। पर दूसरा मकसद ये है कि बच्चे के लिए पैसा भी जुड़े और बच्चे के पेरेंट्स को यदि कुछ हो जाए, क्योंकि उन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ में पेरेंट्स कवर होते हैं, यानी फादर ने अगर पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं और फादर को कुछ हो जाता है तो आगे का प्रीमियम ना भरना पड़े, और जो आपने गोल तय किया है वो होता रहे। बट साथ में मेन क्या होता है, वो होता है बच्चे का इंश्योरेंस। अब बच्चे के इंश्योरेंस की क्या जरूरत है भाई आपको? अगर आप बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो व्यक्ति, यदि फादर मदर जो भी है वो पैसा दे रहा है, उनकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पैसे से पूंजी बनेगी। बच्चे की लाइफ को इंश्योर करके हम क्या अचीव करेंगे यहाँ पर? तो इसके लिए अगर आपका मकसद ये है कि भाई बच्चे के लिए पैसा जुटे, और यदि पिता जो भर रहे हैं पैसा, उनको बीच में कुछ हो जाए, तो बच्चे के लिए जो उन्होंने गोल सोचा है वो हमेशा पूरा हो, उसमें बाधा ना आए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो बिल्कुल मत लीजिए। ये मकसद मैं वैसे पूरा कर दूंगा। मकसद के लिए क्या है, आप एसआईपी कीजिए जिससे पैसा बनेगा, और जो फादर एसआईपी कर रहे हैं वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस कवर ले ले, तो आपका मकसद पूरा हो जाता है कि बच्चे के लिए पेरेंट ने जो सोचा है वो होगा, वो जिंदा रहेंगे, सब कुछ पैसे बढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल पैसा बनेगा। गॉड फॉरबिड उन्हें कुछ हो जाता है, तो जो फादर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है अपनी लाइफ पर, उससे पैसा मिलेगा, तो वो जो मकसद है वो भी पूरा होगा। तो इसके लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इतने खर्चे हैं और रिटर्न्स कुछ ज्यादा मिलते नहीं हैं, इसके बजाय मेरे हिसाब से इंश्योरेंस भी लीजिए, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जो अर्निंग पर्सन है, जो प्रीमियम जो एसआईपी कर रहा है उसके लिए, और जिसके नाम से एसआईपी हो रही है बच्चे के नाम से, उसके लिए आप चुपचाप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहिए। बिल्कुल। तो पंकज जी की राय है कि अगर बच्चे से जुड़ा हुआ कोई चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान अभिकर्ताओं द्वारा, एजेंट द्वारा दिया जा रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। बच्चे के लिए आप एसआईपी करिए, और पेरेंट्स को अगर इंश्योरेंस का कवर लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लिया जाए। पंकज जी, जिस तरह से अभी मैंने सवाल पूछा था कि जब घर में बिटिया होती है तो हर कोई कहता है कि भाई कोई और निवेश करो, शुरू करो या ना करो, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही दीजिए, इसमें रिटर्न भी अच्छा है, टैक्स पूरा एग्जम्पशन भी है। लेकिन अगर लड़का है तो फिर क्या विकल्प रहते हैं? अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि भाई लड़की के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना है और लड़के के लिए एक प्रोडक्ट, आप क्या बताएंगे? क्या आपकी एडवाइस होगी एक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई? अनुराग भाई, मैं एक बात कहूंगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबसे पहले तो आपको इक्विटी फंड में ही एसआईपी करनी है। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए एक एडिशनल प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है, लेकिन पहली शुरुआत आप सुकन्या समृद्धि योजना से ना करें। वजह क्या है, अगेन मैं बोलता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बताई,
पर मैंने सिंपल कहा कि चलो 6% का मान लेते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो हमने देखा है कि 10-12% से महंगाई दर बढ़ती है। और टॉप ऑफ दैट, ये तो सिर्फ महंगाई की बात है, यदि बच्चों को आप बाहर भेजने की प्लानिंग कर रहे हो कि बच्चे बड़े होंगे और हायर एजुकेशन के लिए यूएस में जाएंगे, तो आप देख रहे हो इसी वक्त हमने देखा कि जो रुपया डेप्रिसिएट हुआ, डॉलर जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी अंतर आप देखिए। बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, एक तरफ तो जो पढ़ाई में महंगाई है वो तो है ही है, और क्योंकि रुपये की कमजोरी जो होती जाती है, ट्रेडिशनल देखेंगे हम लोग, तो हमेशा समय के साथ रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने। तो इस बात को भी देखें तो आप सोचिए कि क्या वो सुकन्या समृद्धि योजना जैसे प्रोडक्ट से सच में हासिल हो पाएगा क्या? तो इसके लिए पहली एसआईपी इक्विटी में कीजिए, बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी, और उसके बाद बेटी है तो ठीक है, आपको थोड़ा बैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, तो उसमें सुकन्या समृद्धि योजना जोड़ी जा सकती है। और बेटा है उसके लिए भी थोड़ा बैलेंस करना है, तो आप एक हाइब्रिड फंड को साथ में ऐड कर सकते हैं, उससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा। लेकिन शुरुआत मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा कि आपको इक्विटी फंड से ही करनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी राय सर आपने दी है, और इससे उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को का भी नज़रिया बदलेगा और मेरा व्यक्तिगत तौर पे नज़रिया बदला, क्योंकि कई सारे जो मित्र होते हैं या कलीग होते हैं, जब उनके द्वारा राय मांगी जाती है तो एक सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज आपकी राय सुनने के बाद मैं भी पूरी तरह से कन्विंस हो गया हूं, संतुष्ट हो गया हूं कि जब भी आपको अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड के से जुड़ा हुआ पहला निवेश करना हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करिए, और हो सके तो स्मॉल कैप मिड कैप में करिए, क्योंकि वहां पर अगर आपका टाइम हॉरिजन 15 साल 20 साल का है तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा, और तमाम तरह के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे आप उसको बीट कर पाएंगे और रिटर्न काफ़ी बेहतर होगा। पंकज जी, अब आपकी भी मैं राय जानूंगा। जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, और ये भी इक्विटी लिंक्ड स्कीम है, लेकिन इसमें लॉक इन थोड़ा बड़ा है, तो क्या जो नवजात है, जिनका न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उनके लिए, या फिर 2 साल 3 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स के द्वारा एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर इसे बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है अनुराग जी। पहली बात तो ये है, जब आप बात करते हो चाहे वो एनपीएस वात्सल्य की बात करो या फिर आप म्यूचुअल फंड्स की, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो आपका पैसा यदि मार्केट में लग रहा है, कैपिटल मार्केट में, वो इक्विटी में हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो, उस तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो अगर रिटर्न्स की बात करें, मार्केट परफॉर्म करेगा तो आपके एनपीएस के भी रिटर्न बनेंगे और म्यूचुअल फंड्स के भी बनेंगे। अब अंतर कहां पर है, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहली बात, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि आपके पास में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया और वो स्कीम नहीं परफॉर्म कर रही है, आपने देखा काफी समय तक, और वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, स्कीम नहीं कर रही है, तो आप स्विच कर सकते हो वहां से, वो मुमकिन होता है। और कई बार दूसरी कारण भी होते हैं कि आपको अमाउंट में कुछ बदलाव करना है, एसआईपी में कुछ चेंजेस करने हैं, तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं हम एनपीएस वात्सल्य पर। तो यहां पर भी आपको चॉइसेस हैं, बट उतनी नहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी मैंने म्यूचुअल फंड की बात की, क्योंकि यहाँ पे लॉक इन है। अब लॉक इन का एक फायदा भी हो सकता है। अगर हम इसके प्रोस की बात करें, ऐसे निवेशक जिन्हें अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, वो निवेश तो करते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए, और कुछ साल के बाद में बोलते हैं पैसा इकट्ठा हो गया है तो बच्चे के लिए गाड़ी ले लेते हैं पहले। क्योंकि मेरे पास ऐसे एग्जांपल आए, उन्होंने बोला गाड़ी बाई कर रहे हैं, तो मैंने बोला कार क्यों बाई कर रहे हो भाई, पैसा तो बच्चे के लिए है। बोला कार भी तो बच्चे के काम आएगी, उसको लेके जाएंगे कार में। तो ऐसे भी पेरेंट्स बहाने बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका पैसे पर कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उनके शायद लॉक इन काम कर सकता है। अदरवाइज बाकी सभी के लिए तो डिसिप्लिन है, समझते हैं कि जिस मकसद से आप निवेश कर रहे हैं वो मकसद आपको पूरा करना है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर माना जा सकता है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड बेहतर माना जा सकता है। देश के जाने माने एक्सपर्ट पंकज मटपाल की कन्विक्शन के साथ राय है। लेकिन पंकज जी, एक मैं मेरा व्यक्तिगत उदाहरण दूं, जब मैंने मेरे बच्चे के लिए एसआईपी की शुरुआत करना चाही, तो बच्चे के नाम से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो उससे कैसे सिंपल किया जा सकता है? उसकी एक वजह यह भी है कि बच्चों के नाम का अगर बैंक अकाउंट है भी तो फिर आप वहां से बैंक कि जो ऑनलाइन बैंकिंग के इंस्ट्रक्शन है वो लागू नहीं होते। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है, बच्चे के नाम पे ही करना है, तो उसमें क्या ऑप्शंस मौजूद है?
अनुराग भाई, बहुत ही सिंपल है। और कुछ ऐप ऐसे हो सकते हैं जो मतलब कि थर्ड पार्टी ऐप हैं, वो ये सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो अलग बात है। बट आज आप बीएससी एनएससी के प्लेटफॉर्म पर या फिर एमएफयू म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो प्लेटफॉर्म है, कैम्स का आरवी के जरिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। या म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में करना है, उस फंड हाउस का जो ऐप है वहां से भी कर सकते हो। तो जो अभी रेगुलेशन है, जो रूल है, उसके हिसाब से बच्चे के नाम से निवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नहीं नहीं सर, और आप बता रहे आसान है। नहीं सर, आपने बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं, लेकिन सर दिक्कत वहां ये आती है कि उस प्लेटफॉर्म पे जब आप जो बैंक अकाउंट लिंक करेंगे ना, तो अगर बच्चे के नाम का बैंक अकाउंट लिंक है तो वहां से वो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी नहीं होती है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी मैंने अगर उदाहरण के तौर पे बच्चे के नाम से ही एसआईपी शुरू करी और मैं चाहता हूं कि उसमें से जो पैसा कटे वो भी बच्चे का ही माइनर अकाउंट है उससे ही पैसा कटे, क्योंकि अगर बाद में पेरेंट्स का अकाउंट नहीं है तो वहां पर जो है वो दिक्कत ये आती है कि ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है। तो वो कई सारे दर्शकों के द्वारा भी इस परेशानी को उठाया गया और मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये देख झेला है। जी, देखिए, अभी पहली बात तो यह है कि पेरेंट्स के अकाउंट से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बच्चे का अकाउंट होना जरूरी है। और अगर रिटेंशन करेंगे तो बच्चे के अकाउंट में आएगा जिसके नाम से निवेश है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब ये सुविधा भी है, तो पेरेंट के अकाउंट से एसआईपी की जा सकती है। पर दूसरी बात, जो आपने कहा कि बच्चे के नाम से ही करना है, अगर बच्चे के नाम से ही करना है, वो कुछ बैंक्स का एक लिमिट हो सकती है। मुझे भी मालूम चला है कि कुछ बैंक्स में फैसिलिटी नहीं है। स्पेशली अगर हम एसबीआई की बात करें, तो मुझे ये बात मालूम चली कि एसबीआई में थोड़ी ये शायद सच ना भी हो, पर मुझे किसी ने कहा था कि उनको दिक्कत आ रही है, जो आपने कहा ऑटो डेबिट के लिए। बट अदरवाइज जैसे देखा जाए तो ना म्यूचुअल फंड का ये कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना ये बैंक्स का रेस्ट्रिक्शन है कि ऑटो डेबिट एनएसीएच जो आज हम बोलते हैं, तो उसके जरिए नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी जरिए आप मैंडेट रजिस्टर कीजिए, और उसके बाद में जो भी डेट आपने की है, जैसे हम एसआईपी में करते हैं, उस डेट पर उस अकाउंट से डेबिट होना चाहिए। अगर किसी की आपको ऐसी शिकायत आई है, तो आपको देखना होगा कि बैंक का कोई रेस्ट्रिक्शन था या फिर किसी ऐप की प्रॉब्लम थी। अदरवाइज अगर हम म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन की बात करें, तो बिल्कुल बच्चे के अकाउंट से हो सकता है। और जो सिस्टम है आज की तारीख में ऑटो डेबिट का, वो सिस्टम भी इसको अलाउ करता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर मेरा होगा पंकज जी, आपसे जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन दिनों काफी चलन में है डेली एसआईपी, चाहे इक्विटी के अंदर हो जहां पर आप हर दिन का एक शेयर आप खरीद रहे, या फिर ईटीएफ के अंदर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जहां पर आप हर दिन एक निवेश कर रहे हैं, अमाउंट बेस्ड या फिर यूनिट बेस्ड। तो आपके मुताबिक डेली एसआईपी कितना कारगर है मंथली एसआईपी के मुकाबले? क्या यहां पर रिटर्न में काफी ज्यादा बदलाव दिखता है? और अगर डेली एसआईपी की भी जा रही है तो ये वैल्यू बेस्ड की जाए, अमाउंट बेस्ड की जाए, या फिर यूनिट बेस्ड की जाए? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको अंतर दिखाई दे सकता है कि आपने मंथली किया है या फिर आपने डेली की एसआईपी की है, सेम अमाउंट को डिवाइड करके आपने डेली कर दिया है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात करें, तो रिसर्च कहती है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, व्हाइट ओक कैपिटल ने एक रिसर्च की इसको लेकर, और 1996 अगस्त 1996 से लेकर नवंबर 2025 तक सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इसका डेटा लिया, और यहां पर वीकली, डेली और मंथली एसआईपी की सेम अमाउंट, या तो डिवाइड कर दिया आपने उसको डेली बेसिस पर, या डिवाइड किया उसको वीकली बेसिस पर, या फिर मंथली अमाउंट कर दिया। और आपको यकीन दिलाऊं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना कि रिटर्न जो बने वो 14.40% का ही एक्सआरआर यहाँ पे निकल कर आया। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी डेट चुनी है। बट शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, आज निवेश किया, कल मार्केट गिर गया, तो आपको लगेगा कि डेली क्या होता, जिस दिन नीचे गिरा उस दिन की भी आपको यूनिट मिल गई होती। तो लॉन्ग टर्म में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और ऐड कर दूं मैं आपको, कई बार ऐसा भी होता है, निवेशक सोचते हैं कि दिन कौन सा, अगर वो दिन हो जिस दिन सबसे अच्छा रहे, जिस दिन मार्केट सबसे ज्यादा गिरा, उस दिन ही मैंने निवेश किया होता महीने में, तो ज्यादा फायदा होता। मैं आपको इसमें भी एक स्टडी बताऊंगा सेम व्हाइट ओक कैपिटल की, कि अगर किसी ने इसी लॉन्ग टर्म में 1996 से लेकर नवंबर 2025 तक बीएससी सेंसेक्स टीआरआई में इन्वेस्ट किया, तो यदि हर महीने बेस्ट डे चुना जिस दिन मार्केट नीचे था, तो उसके रिटर्न बने 14.62% के।
और अगर आपने गलती से वो दिन चुना कि जिस दिन मार्केट सबसे मतलब तेजी में था, तो आपके बने 14.14%। और यदि आपने सोचा नहीं कि अच्छा दिन कौन सा है, बुरा कौन सा है, और 15th ऑफ एवरी मंथ चुना होता, तो बनते 14.40%। तो क्या अंतर हुआ इतना सोच के? तो सीधी बात है, जब पैसा वहां शुरुआत कीजिए, जिस दिन अकाउंट में पैसा आता हो उस दिन का डेट चुनिए, और ये डेली करना है आप कीजिए, पर रिसर्च कहती है कि इसका बहुत बड़ा फर्क लॉन्ग टर्म बिल्कुल, में नहीं रिसर्च पड़ता। कहती है कि इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे दर्शकों को बारीक से समझाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि उनके बच्चों के लिए कौन कौन से निवेश के विकल्प है। और डेली एसआईपी करिए, आप वीकली करिए, मंथली करिए, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद करूंगा पंकज जी मैं आपको हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके साथ ही दर्शकों से भी विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।